तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर क्या होता है, पहले भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताए हैं। वर्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हों तो उसको अरेंज करके हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेंटेंस। अच्छा जैसे सोचो, मान लो मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिया ऐसे रैंडमली, मान लीजिए मैंने लिख दिया मोहन, आई, टीच, इंग्लिश, इन द क्लासरूम, डेली। मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए और मैंने आप लोगों से कहा कि इसको एक सेंटेंस में अरेंज कीजिए। तो बहुत सारे लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इन सारे वर्ड्स को अगर हम अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, किसको पहले लिखेंगे। आप लोगों को कोई आइडिया है, कोई आइडिया कौन से किस वर्ड को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, हल्का उतना चलेगा, हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा शोरगुल नहीं करना है। अब आपके पास देखिए दो वर्ड्स हैं, एक मोहन है और एक आई है। मोहन और आई में से सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सोचने वाली बात है। मैं अभी आप लोगों को वर्ड ऑर्डर में ले नहीं गया हूं, मैं बस आप लोगों को एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि यदि हमारे पास कुछ वर्ड्स हो और उनको अरेंज करके हमको क्या बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। देखो, मोहन एक नाउन है और आई क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अगर मेरे पास आई है तो हम ये सोचेंगे कि इस प्रोनाउन का यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जो प्रोनाउंस होते हैं उनके केसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एक्सेट्रा। आई एक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस। हल्का फुल्का आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एक कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का मतलब होता है कि वो प्रोनाउन हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत किसी को। तो जब भी अगर, अब एक चीज जरा सोचो, हमारे पास वर्ब कितना है, एक। टीच वर्ब है ना, तो मेरे पास कितना वर्ब है, एक। जब एक वर्ब है तो मैं एक ही को सब्जेक्ट चुनूंगा, बाकी को सब्जेक्ट चुनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने ऐसे नॉर्मली भी जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, आई के बाद वर्ब लिखेंगे, क्या, टीच। अभी हमारे पास दो वर्ड्स और हैं, मोहन और इंग्लिश। यही सीखना है ना कि किसको कहाँ रखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि चलिए आई टीच तो मैंने लिख दिया, अब बताइए 1, 2, 3 और 4 शब्द, इनको कैसे अरेंज करेंगे। तो सबका हो सकता है कि रूल रेगुलेशन अलग अलग हो, सबके दिमाग में अलग अलग बातें हो कि ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा आई टीच मोहन इंग्लिश। मैं मोहन को क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब आपके पास दो हैं, एक प्लेस बता रहा है और एक टाइम बता रहा है। तो इन दोनों में से पहले किसको लिखेंगे, पहले डेली या पहले इन द क्लासरूम, ये नहीं, पहले लिखेंगे इन द क्लासरूम। यही सीखना है हम लोगों को, वर्ड ऑर्डर यही सिखाता है। मैं इसको क्या लिखूंगा, आई टीच मोहन इंग्लिश इन द क्लासरूम डेली। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आया कि मेरे पास इतने सारे वर्ड्स थे, मुझे इनको मिला के सेंटेंस बनाना था। तो निश्चित है कि हम कोई चीज आगे और कोई चीज पीछे लिख देते, और यही जो कंफ्यूजन है हम लोगों को दिक्कत में डाल देता। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वर्ड ऑर्डर, इसके पहले मैं कुछ बेसिक्स बताया है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने डाल दिया। इसके ठीक पहले जो वीडियो थे, 2 वीडियो मैंने डाले हैं, उसमें मैंने बता दिया सेंटेंस कितने क्या होते हैं, सेंटेंस को के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और फिर मैंने उसके बाद बताया कि कैसे सेंटेंस में चीजों को अरेंज करेंगे, या सॉरी सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है। तो जो भी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोज बना रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ें, और जो कुछ भी छूट जाए या रिवीजन करना हो तो मैं अभी बनाऊंगा, शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप जाइए मेरे YouTube चैनल पे जाइए, आराम से उसको देखिए और रिपीट कीजिए। मैंने एक ऐप भी बनवाया हुआ है इंग्लिश जंक्शन के नाम से, आप लोग प्ले स्टोर से उसको जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर में जाके इंग्लिश जंक्शन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा।
तो मैं वहां पे भी उसको कैसे ऑपरेट करना है, आप लोग उसको डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद मुझे कॉल कीजिए, मैं बता दूंगा कि हाँ कैसे करना है। बाकी वीडियोज, कुछ वीडियोज यूट्यूब पे भी जाएंगे, ज्यादातर वीडियो ऐप पे अपलोड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं वर्ड ऑर्डर में इसको अरेंज करते कैसे हैं, क्या रूल होता है इसके लिए। आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है। ऑफलाइन पढ़ाने से तुम थोड़ा आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर दिक्कत हल्का सा पीछे दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं क्लासरूम में ही वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अकेले सोलो वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग आराम से बना लेते हैं, लेकिन वो फील नहीं आती है। क्लास में बच्चे रहते हैं तो एक फीलिंग आती है पढ़ाने वाली, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो जो सामने भी देख रहा होगा या आप लोग भी रिपीट करें तो आपको नेचुरल लगेगा। देखिए वर्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग, और अभी मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस देखिए, ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे आते हैं, बस हम लोगों ने उनको पढ़ाया, वो चले गए। ऑनलाइन क्लासेस में पहले तो सारा तामझाम जुटाना है, लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, इसके बाद सेटिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ ना हो। इतनी सारी चीजें करने के बाद वीडियोस बनते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ऑनलाइन वीडियो में तो कोई मेहनत ही नहीं, क्योंकि मेहनत बहुत है, आप लोग भी देख रहे हैं। चलिए अब आप लोग लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले स्थान होता है किसी का, तो किसका होता है? सब्जेक्ट का। देखिए हर चीज के साथ एक सवाल जुड़ के आता है। जब मैंने कह दिया कि सब्जेक्ट का स्थान पहले आता है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्वेश्चन में तो नहीं आता है क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए। मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा तो बताऊंगा इसमें क्या आपको चेंज करना है। तब तक चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? वर्ब। वर्ब को भी टुकड़ों में बांटा जाता है, वो भी मैं अभी आप सबको बताऊंगा। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद होता है मैनर, इसके बाद होता है प्लेस, इसके बाद होता है टाइम। देखिए सब्जेक्ट की पहचान होती है हु। वर्ब के दो भाग होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैं नीचे लिख दूंगा, जो भी शॉर्ट में लिखूंगा मैं उसको लिख दूंगा अच्छे से डिस्क्राइब करके। ऑब्जेक्ट्स भी दो होते हैं, एक को आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 और दूसरे को लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट 2, और बीच में लगाना पड़ता है टू या फॉर, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद 2 या फॉर, ऑब्जेक्ट 2। ये है आपका हाउ, ये है आपका वेयर, और ये है आपका व्हेन। मैनर को M से, प्लेस को P से और टाइम को T से इंडिकेट कर सकते हैं। इसकी भी पहचान बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट 1 व्हाट, और ऑब्जेक्ट 2 whom। आप लोग लिखते रहिए, कुछ बेसिक्स मैं भी साथ साथ लिखता रहता हूँ। HB means helping verb, MB किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ताकि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आए। मैं इस चैप्टर के सहारे आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सब पढ़ा दूंगा। सिर्फ वर्ड ऑर्डर के सहारे मैं हर चीज पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए ऑब्जेक्ट 1 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 लिविंग,
लिखना चाहें तो कौन, ये हमारा एक्शन, इसको हिंदी में लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे किसे या किसको या किससे, ये है कैसे, ये है कहाँ और ये है कब। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक एक करके बताई जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं निर्जीव, तो लिख सकते हैं सजीव। बोर्ड पे जो भी लिखा है पहले इसको एक बार उतारिए, एक एक करके। फिर हम लोग लाइन में खड़े होते हैं या क्लास में हमारा रोल नंबर बोला जाता है तो क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बोला जाता है ना। हाँ, तो इसी को हम लोग क्या होते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल नंबर। अच्छा देखो, नंबर दो तरीके से होते हैं, एक 1 2 3 4, एक होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 1 2 3 4 से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से क्या करते हैं, ऑर्डर बताते हैं, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। ठीक, तो ऑर्डर का मतलब जैसे मान लीजिए, अच्छा जरा सोचो, ट्रेन देखे हो, ट्रेन में सबसे आगे इंजन होता है और इंजन के बाद उसके डब्बे लगे होते हैं। तो फर्स्ट स्लीपर, सेकंड स्लीपर, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी लोग बोलते हैं इस तरीके से। तो इन द सेम वे जब भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे तो हम लोग उसको ऐसे ही अरेंज करेंगे। इसमें कुछ चीजें एक एक करके मैं बताऊंगा, पूरा वर्ड ऑर्डर एक बार क्लियर कर दूंगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे चलेंगे। चलिए, SUB ये क्या है आपका, सब्जेक्ट। एक एक करके मैं समझाते चलता हूँ। सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, सब्जेक्ट मीन्स यदि सेंटेंस में एक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो। यदि सेंटेंस में एक्शन होगा तो उसको करने वाला क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, तो कौन सब्जेक्ट हुआ, मैं। ठीक, आप लोग लिख रहे हैं तो लिखने का काम आप लोग कर रहे हैं तो कौन सब्जेक्ट हुआ, आप लोग। ठीक, हाँ। 3 तरीके के वर्ब मैंने पहले भी बताए हुए हैं। 3 तरीके के वर्ब होते हैं, एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। में जगह नहीं है स्टेट लिखने का, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, इसमें आपका वो सब आता है, प्ले, ईट, जंप, रन, ये सब। पोजीशन में आता है हैव, हैज, हैड, ठीक है, बिलोंग, ओन वगैरह वगैरह। और बीइंग में आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन। तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जब भी मैं कोई काम करूंगा तो उसको मैं किस कैटेगरी में रखूंगा, एक्शन में। जब भी मुझे ये बताना होगा कोई चीज मेरा है या मेरे अधिकार में है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नीली चौक है, आई बात समझ में, मेरे पास एक ग्रीन बोर्ड है, मेरे पास ये लाइट सिस्टम है, तो ये सब चीज मेरे अधिकार में है ना। यहाँ कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, तो जब एक्शन नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको किस में रखेंगे, पोजीशन में, क्योंकि अधिकार बता रहे हैं। और बीइंग का मतलब होता है कौन कैसा है, कौन कैसा है, कहाँ है, इत्यादि जो भी है। अच्छा जैसे मान लीजिए मैं कि शिक्षक हूं, तो मैं कौन हूं, शिक्षक हूं। ठीक है, ये बोर्ड हरा है, कैसा है, हरा है। ठीक, उसके बाद मान के चलिए कि यहाँ 10 लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, ठीक। तो जो भी मुझे बताना हो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, मुझे जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना हो, वो मैं बी वर्ब यानी बीइंग में लेके आऊंगा। ठीक, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कैसे तय करेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनेगा। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो बनेगा जो या तो एक्शन कर रहा हो या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, एक और चीज जानना बहुत आवश्यक है, एक वो मैं लिखवाऊंगा लेकिन अभी मैं बताता हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं आप लोग, कितने होते हैं, 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन कौन कौन से, अच्छा इसमें तो कहीं भी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अंग्रेजी में जितने शब्द हैं वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आएंगे ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम, मैंने कहा मोहन, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, नाउन में आएगा।
मैंने कहा आई, यू, ही, शी, ये किस में आएगा? प्रोनाउन में आएगा। मैंने कहा रेड, ब्लू, ये सब किस में आएगा? एडजेक्टिव। मैंने कहा प्ले, जंप, गो, ईट, इज, एम, आर, ये सब वर्ब में आएगा। ठीक, तो मैंने ये कहा कि जितने भी शब्द हैं, ये तो उसका क्या हो गया? फॉर्मेट हो गया कि आपको इसी जगह पे ये चीजें रखनी है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा शब्द किस चीज का काम करता है? वैसे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से तय नहीं होते हैं। जब आप वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो आप उसको क्या मानते हैं कि ये इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। समझ में आई बात? जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वाटर। नॉर्मली इसको लोग नाउन मानते हैं क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? पानी। आई ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर। तो वाटर मतलब पानी, और जब पानी मैं इसको बोलूंगा तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। लेकिन अगर मैंने इसको सेंटेंस में दूसरे यूज में ला दिया, आई वाटर माई प्लांट्स डेली, आई वाटर माई प्लांट्स डेली, मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? अपने पौधों को पानी देता हूँ। तो क्या वहां पे भी ये नाउन हुआ? नहीं, वहां पे तो मैं कार्य बोल रहा हूँ ना। यहाँ वाटर नाउन नहीं होकर क्या बन गया? वर्ब बन गया। कैसे वर्ब बन गया? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे तो पानी होता है, लेकिन उस सेंटेंस में क्या अर्थ निकल रहा है? पानी देना। आई वाटर माई प्लांट्स, मैं अपने पौधों को पानी देता हूं। आई बात समझ में? तो जब भी आप सेंटेंस में वर्ड्स को देखें तो जब तक उसका यूज डिसाइड ना हो जाए कि ये यूज किस तरीके से किया गया, तब तक उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में निर्णय मत लीजिए। यूज के आधार पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्णय लेंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके अलग अलग चैप्टर्स में सिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो नाउन या प्रोनाउन होता है। वैसे समझ लीजिए, सेंटेंस सब्जेक्ट का वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो वाक्य में यदि एक्शन हो रहा है तो वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग इस रूम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं? इस रूम का साइज इतना है, इस रूम का कलर इतना है, इस रूम में ये चीजें हैं। तो हमारे सब डिस्कशन का पॉइंट क्या है? ये रूम। तो यदि सेंटेंस में हम कहेंगे किसका क्या, ये इसमें से किसमें आएगा, तो आप क्या कहिएगा? ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ठीक है, मैं कहूंगा दिस रूम इज नॉट वेरी बिग, दिस रूम हैज ग्रीन कलर, या दिस रूम हैज अ बोर्ड, दिस रूम हैज 3 लाइट्स। ठीक, वी आर इन दिस रूम। तो वी आर इन दिस रूम में वी के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन जहां जहां रूम के बारे में बता रहे हैं उसमें सब्जेक्ट क्या है? बोलो, किसी को कंफ्यूजन? सब्जेक्ट क्या है उसमें? रूम। तो चलिए, सब्जेक्ट जब एक्शन होगा तो सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, उसकी पहचान नॉर्मली किससे होती है? हु से। कब? जब एक्शन होगा तब। ठीक, इसके आगे भी हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। वर्ब को मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। देखिए, जब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने? इसको हम लोग ऐसे V1, V2, V3, V4 और V5 भी कहते हैं। और किसी किसी किताब में उसको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो अकेले यूज किए जाते हैं, लाइक V5 और V2। 5 फॉर्म्स होते हैं ना, इसमें 2 फॉर्म्स हमेशा अकेले यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? V5 और V2। बाकी जो 3 फॉर्म्स हैं, एक V1 है, वो कभी अकेले आता है, कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। 2 फॉर्म्स कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं, V3 और V4। समझ में आई बात? तो इसलिए इसके बारे में हम विशेष चर्चा कहाँ करेंगे? वर्ब में। हम लोग जब वर्ड ऑर्डर समझ जाएंगे फिर मैं सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा। सब्जेक्ट कब सब्जेक्ट बनेगा, वही नाउन प्रोनाउन कब ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आ जाइए आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कितने भागों में मैंने बांटा है? 2। सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी यही 2 होगी। या तो वो ऑब्जेक्ट निर्जीव होगा या ऑब्जेक्ट वो क्या होगा? सजीव होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। और किसे पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों को। तो जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? निर्जीव है। और जिसे पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? सजीव। तो आपके पास 2 वर्ड है ना, क्या और किसे। क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश। किसे पढ़ा रहा हूँ? छात्रों को, आप लोगों को। तो जब मैं निर्जीव की बात करूंगा तो उसका उत्तर किससे मिलेगा? क्या से।
मतलब उसका प्रश्न क्या से शुरू होगा। और जब मैं सजीव की बात करूंगा तो ठीक, मैंने मोहन को 100 रुपए दिए, मैंने मोहन को 100 रुपए दिए। अभी ध्यान से सुनिए, इसमें कितने वर्ड है, मैंने मोहन को 100 रुपए दिए, 4 शब्द हैं। अच्छा, इसमें एक्शन हो रहा है ना देने का, तो कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं, तो मैं क्या बन गया, सब्जेक्ट। मैं क्या काम कर रहा हूं, देने का, तो ये क्या हो गया, वर्ब। ठीक, क्या दे रहा हूं, 100 रुपए, किसको दे रहा हूं, मैंने मोहन को 100 रुपए दिए। तो 4 शब्द हुए, कितने शब्द हुए, 4 शब्द। 4 शब्द में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और 2 क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है। अच्छा, मैंने मोहन को कल 100 रुपए दिए, तो कौन दिया, मैंने क्या काम किया, देने का। क्या दिया, 100 रुपया, किसको दिया, कब दिया। ठीक, अभी मैं इसमें प्लेस भी दो देता हूं। मैंने मोहन को उसके घर पर, या मैंने कल मोहन को उसके घर पर 100 रुपए दिए, तो किसने दिया, मैंने, सब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या काम किया, देने का। फिर मैंने उसको क्या दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, उसके घर पर, कब दिया, कल। ठीक है। मैं इसमें कैसे का जोड़ सकता हूँ, जरूरी नहीं कि हर वाक्य में ये होगा। ठीक है। वह चुपके से मेरे कमरे में आया, वह चुपके से मेरे कमरे में आया। कौन आया, उसने क्या किया, आया। ठीक, कहाँ आया, कैसे आया, समझ में आ गई बात। तो आपके पास जो जो शब्द होगा हिंदी वाक्य में, उसकी अंग्रेजी को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देंगे। ये 2 काम आएगा, एक तो इंग्लिश में अगर आपको टुकड़ों में वर्ड्स मिलेगा तो उसको सेंटेंस बनाने में, और यदि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो बस आपको हर शब्द का अंग्रेजी पता होना चाहिए, और उसको इस हिसाब से आप क्या करिएगा, सजा दीजिएगा। आपका सारा स्ट्रक्चर का बोझ क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है। हम लोग इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, ट्रांसलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबकी पहचान की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान सब्जेक्ट की, कौन, इसकी 1-2 और पहचान होती है, किसने भी होता है। क्या होता है, किसने। राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, रावण। किसको मारा, रावण। तो यहाँ बताइए, किसको कहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में, और किसने कहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में। समझ में आई बात। ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं। अच्छा, आपके ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2। एक निर्जीव और एक सजीव। बीच में मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और अगर आपको कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप वीडियो रिपीट करके पूरा देखेंगे। टू और फॉर जो है वो तभी यूज होता है जब हम लोग सजीव को बाद में लिखते हैं और निर्जीव को पहले लिखते हैं। अच्छा, जरा ध्यान रखना, मैंने मोहन को 100 रुपए दिए, मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ इंग्लिश में, आई गेव 100 रुपीज, आई गेव 100 रुपीज टू मोहन। आई गेव, मैंने दिया, 100 रुपीज, 100 रुपीज मतलब 100 रुपए। ठीक है। किसको दिया, टू मोहन। आई गेव 100 रुपीज टू मोहन। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई गेव मोहन 100 रुपीज। देखिए, मैं इसको दो तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। आई गेव 100 रुपीज टू मोहन। ठीक, लिखा ना मैंने, किसने दिया, मैंने, सब्जेक्ट, मैंने क्या काम किया, देने का। वर्ब, क्या दिया, 100 रुपया, किसको दिया, तो ये निर्जीव हो गया और ये सजीव हो गया, तो बीच में मैंने क्या लगा दिया। ठीक। अब रूल क्या कहता है कि आप इसको अगर इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं तो इसका काम खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो, आई का आई, गेव का गेव, मोहन को पहले लिखिए, आई गेव मोहन, और इसको यहां पे लिख दीजिए 100। ठीक। अच्छा, मैंने उसको एक मौका दिया, आई गेव हिम अ चांस, आई गेव हिम अ चांस, मैंने उसको एक मौका दिया। मैंने ऐसे भी इसको बोल सकता हूं, आई गेव अ चांस टू हिम, आई गेव अ चांस टू हिम, मैंने उसे एक मौका दिया। आई गेव हिम अ चांस या आई गेव अ चांस टू हिम,
दो तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर निर्जीव पहले होगा और सजीव बाद में होगा तो हम बीच में टू या फॉर लगाएंगे, और अगर सजीव को पहले लिख दें निर्जीव को बाद में लिख दें तो इस टू या फॉर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बस करना क्या है, वाक्य की सुंदरता, बोलने में आसानी या लिखने में आसानी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको लगता है कि निर्जीव शुरू में है और सजीव बाद में है तो अच्छा लग रहा है तो आप लिखिए। एक जगह ये काम नहीं होगा, जब हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट या सजीव ऑब्जेक्ट नाउन की जगह कोई प्रोनाउन होगा। मैंने इसे मोहन को दिखाया, मैंने इसे मोहन को दिखाया, इसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन, ये चौक है, मैंने इसे मोहन को दिखाया। आई शोड दिस या आई शोड इट टू मोहन। निर्जीव को अगर निर्जीव वाला या सजीव वाला अगर प्रोनाउन होगा, ठीक, तो उसको कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। कहां लिखेंगे, देखो कंफ्यूज नहीं है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लो, ध्यान से देखना, मैंने लिखा आई शोड, मैंने दिखाया, माई पेन, मेरा कलम, मैंने क्या दिखाया। अच्छा, आप लोग में से किसी का ऐसा नहीं है ना कि अभी कोई ऑनलाइन क्लास या कुछ का टाइम है, कितने बजे से? हाँ, तो तुम टाइम देखते रहना अपना, किसी के पास होगा ही मोबाइल। आई शोड माई पेन टू मोहन। चलो अभी एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, कितना समय हो रहा है? हाँ ठीक है। आई शोड माई पेन टू, मैंने दिखाया, क्या दिखाया, किसको दिखाया, ठीक। अब आप जरा गौर कीजिए, मैंने क्या बताया था, यदि मेरा निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, एक प्रोनाउन होगा। अभी तो नाउन है ना, बोलो, अभी नाउन है, लेकिन इसको मैं प्रोनाउन में अगर बदल दूंगा तो ध्यान रखिएगा ये कभी भी वहां पे नहीं लिखा जाएगा, हमेशा कहां लिखा जाएगा, देखिए कैसे। अच्छा, इसको भी फिलहाल अभी तो मैं इसको इधर इधर लिख सकता हूँ ना, टू हटा के। आई शोड मोहन माई पेन, मैंने मोहन को अपनी कलम दिखाई, क्योंकि अभी एक नाउन ही है। अच्छा, एक बात बताइए, व्यक्तियों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के लिए आई, सेकंड पर्सन के लिए यू, थर्ड पर्सन के लिए ही या शी। प्लूरल होगा तो वी या दे या यू, प्लूरल में दोनों होता है। निर्जीव के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? सिंगुलर के लिए इट और प्लूरल के लिए दे। थर्ड पर्सन में आप सजीव के लिए यूज कीजिए या निर्जीव के लिए, प्लूरल के लिए, दोनों के लिए दे होता है। फिर समझ में आई बात। लेकिन सिंगुलर के लिए लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी और निर्जीव के लिए इट लगाते हैं। और चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे निर्जीव हो, प्लूरल हो जाएगा थर्ड पर्सन में तो उसके लिए क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? समझ में आई बात, दे या देम। अब जरा गौर कीजिए, इस मोहन के लिए मैं हिम लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और इसके लिए क्या लगा सकता हूं? लगा सकता हूं ना, बोलो। जब तक ये नाउन था ये इधर जा सकता था, ये भी इधर आ सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने निर्जीव ऑब्जेक्ट को यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज किया, अब मैं इसको जब भी लिखूंगा कहां लिखूंगा, देखो। अच्छा, मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई शोड इट टू मोहन। आई शोड इट, मान लीजिए मेरे पास क्या है, पेन है, तो मैंने, अच्छा हमेशा ये देखिए प्रोनाउन क्यों यूज होता है, क्योंकि या तो वो अंडरस्टूड होता है या रिपीट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग नाउन की जगह क्या लगाते हैं। अच्छा, मेरे पास मान लीजिए पेन है, मैंने कहा जानते हो कल मैंने इसको मोहन को दिखाया, मैंने इसको मोहन को दिखाया, इसको मतलब क्या, अपने पेन को। समझ में आ रही है बात। अब मैंने क्या कहा, आई शोड इट टू मोहन या टू हिम। लेकिन यदि मुझे कहना हो कि मैं इसको उधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो गलत हो जाएगा। आई शोड मोहन इट गलत है, समझ में आई बात। आई शोड मोहन इट गलत हो जाएगा और आई शोड इट टू मोहन सही हो जाएगा। समझ में आई बात। ये सारे पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे। अभी आप लोग बस समझिए कि ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है और ये सजीव ऑब्जेक्ट है। यदि कोई निर्जीव ऑब्जेक्ट और सजीव ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है वाक्य में, कौन कौन से ऑब्जेक्ट,
सजीव ऑब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि निर्जीव को अगर हम पहले लिख रहे हैं और सजीव को बाद में लिख रहे हैं तो बीच में क्या लगाएंगे, टू या फॉर। मीनिंग पे निर्भर करेगा कि कब टू लगाएंगे कब फॉर, ये भी बताएंगे अभी आप लोगों को। लेकिन अगर वो हमारा ये निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाए, क्या बन जाए, नाउन रहेगा, तो हम इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं और बीच वाले टू फॉर को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन यदि ये नाउन ना हो के क्या होगा, प्रोनाउन होगा, तो हम लोग इसको हमेशा शुरू में लिखेंगे, इसको अब हम लोग इधर नहीं ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देना, मैं इसको मिटाऊंगा तो ऑब्जेक्ट को फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए पहले जो है लिखा हुआ इसको समझ लीजिए। वर्ब तो मैंने समझा दिया, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड ये सब आता है। मेन वर्ब में आपका वही गो, प्ले, ईट ये सब आते हैं। वर्ब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट एक हो गया नॉन लिविंग और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हो गया ना। चलिए इसको मिटाता हूँ और जो अभी मैंने बताया इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। हो गया ना? पॉइंट्स नोट करते चलिए आप लोग। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। एकदम थोड़ा फास्ट करिए। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। चलिए एक तो पॉइंट हो गया, ये सब्जेक्ट या ये ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट निर्जीव हो चाहे सजीव हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ये हमेशा कोई ना कोई क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दूसरा पॉइंट, मैं अबाउट सब्जेक्ट अबाउट ऑब्जेक्ट बाद में लिखवाऊंगा, प्लस अभी केवल इन दोनों का कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ठीक है? ऑब्जेक्ट 1 के बाद ऑब्जेक्ट 2 लिखने पर बीच में टू या फॉर का प्रयोग होता है, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट 2 को पहले लिखा जाए तो टू या फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। सेकेंड पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 के बाद ऑब्जेक्ट 2 लिखा जाता है। देखो, निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले, सजीव ऑब्जेक्ट बाद में। निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले और सजीव ऑब्जेक्ट बाद में, तो बीच में हम लोग लगाते हैं टू या फॉर। अभी टू कब लगेगा, फॉर कब लगेगा अभी बताऊंगा मैं। दूसरी बात, यदि मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको उधर लिख दिया तो बीच में टू या फॉर का यूज नहीं किया जाता, ठीक? और एक तीसरा पॉइंट मैंने बताया, यदि हमारा निर्जीव ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, क्या हो, प्रोनाउन हो, तो हम लोग इसको हमेशा पहले लिखते हैं, तब हम लोग इसको उधर लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा जरा सोचो, मान लो मैंने तुम्हारे लिए एक किताब लाया है,
आई बुक, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये किताब तुम्हारे लिए लाया हूं, मैं ये किताब तुम्हारे लिए लाया हूं। मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, आई ब्रॉट दिस बुक, या आई हैव ब्रॉट दिस बुक। आई हैव ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट। आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर यू, आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर यू। मैं यह किताब तुम्हारे लिए लाया हूं। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, आई हैव ब्रॉट यू दिस बुक, आई हैव ब्रॉट यू दिस बुक, यानी मैं तुम्हारे लिए यह किताब लाया हूं। तो अब तुम जरा गौर करो, मैंने यहाँ फॉर लगाया ना, और मैंने कहा मैंने उसको 100 रुपए दिए, आई गेव हिम 100 रुपीज, या आई गेव 100 रुपीज टू हिम। जहां के लिए का अर्थ आएगा वहां क्या लगाएंगे, फॉर। जहां को का अर्थ आएगा वहां क्या लगाएंगे, टू। समझ में आई बात? अच्छा, मैंने कहा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, वह मेरे लिए एक गिलास पानी लाया, वह मेरे लिए एक गिलास पानी लाया। He brought a glass of water for me, या he brought me a glass of water, यानी वह मेरे लिए पानी लेके आया। जहां के लिए का अर्थ आएगा वहां क्या लगाएंगे, और जहां को का अर्थ आएगा वहां क्या लगाएंगे, टू। अब हमें और क्या समझना था, मान लीजिए मैंने कहा मैं यह किताब तुम्हारे लिए लाया हूं, की जगह मैं क्या बोलूंगा, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया, मैं इसे तुम्हारे लिए। अच्छा, मैंने कहा अरे मैं एक किताब लाया हूं, तो कहेंगे जरा दिखाइए। मैंने आपको दिखा दिया, तो किसके लिए लाए हैं, मैं बोला मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं, मैं ये तुम्हारे लिए लाया। अब जरा बताओ, यहाँ मैंने किताब पहली बार तो बोला, लेकिन दूसरी बार किताब बोला क्या, मैंने बोला मैं ये या इसे तुम्हारे लिए लाया। अब जब मैं ये या इसे बोलूंगा तो इंग्लिश में इसके लिए क्या यूज करूंगा, इट। अच्छा, मेरे वाक्य को जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा मैं एक किताब लाया, आई हैव बॉट सॉरी आई हैव ब्रॉट अ बुक। बॉट और ब्रॉट में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। आई हैव ब्रॉट अ बुक, मैं एक किताब लाया हूं। आपने पूछा किसके लिए, मैंने कहा आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू, आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूं। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ आई हैव ब्रॉट यू इट, ये गलत माना, ठीक। यानी जब भी हमारा निर्जीव सब्जेक्ट जो होगा वो प्रोनाउन के रूप में यानी इट वगैरह के रूप में लिखा होगा, तो आप कभी भी इसको उधार लेके मतलब जगह का स्थान का बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट लिख चुके आप लोग। 2-4 का अंतर समझ में आ गया। चलिए, बस 5 मिनट और लगेगा मुझे इन सबको समझाने में। यदि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यदि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में इट या देम नॉर्मली अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में होगा तो इट या देम लिखा गया होगा। क्या लिखा गया होगा, देम लिखा गया हो तो इसे हमेशा पहले ही लिखते हैं। समझ में आई बात? हो गया इतना? तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया सब्जेक्ट। वर्ब हम लोगों ने उतना डिटेल में भी नहीं समझा। वर्ब बस इतना समझ लीजिए कि जो भी एक्शन वाला वर्ड होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सब वो वर्ब में आएगा। वर्ब हम इसके ठीक बाद डिटेल में पढ़ेंगे। पहले नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक एक पॉइंट समझ लेंगे, ठीक है।
ताकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए। अभी मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर। अब आ जाते हैं इन 3 शब्दों पे। अगर आपको ये पता चले कि जो काम किया गया है कैसे किया गया है या कैसे हो रहा है, तुम जल्दी जल्दी बोल रहे हो, वो तेजी से लिख रहा है, ठीक है, जरा धीरे धीरे बोलो, तो जल्दी जल्दी तेज, ये सब क्या है, वो कड़ी मेहनत करता है। तो जो काम कैसे किया जाता है ये पता चले तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? मैनर। अगर आपको काम का स्थान पता हो तो प्लेस, और काम का समय पता हो तो टाइम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गए। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गए। ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये होते हैं एडवर्ब। क्या होते हैं? एडवर्ब। काम के बारे में जो कुछ भी बता दिया जाए, काम का जगह, काम का समय, काम का तरीका, काम का कारण, जो भी एक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में कुछ भी अगर आपको बताया गया है वाक्य में, तो वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? एडवर्ब की कैटेगरी में। तो फिलहाल 3 कैटेगरी आपको यहाँ एडवर्ब भी दिख रही है। अभी वर्ड ऑर्डर में एडवर्ब की और कैटेगरी दिखेगी, फ्रीक्वेंसी वगैरह वो भी बताया जाएगा। तो आपको यहाँ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख गए। कितने दिख गए? 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, और एडवर्ब यहाँ टाइम, प्लेस, मैनर। अभी 4 बच रहे हैं। 4 में एक बच रहा है एडजेक्टिव। तो आपको मैं बताऊं, अच्छा जरा गौर करिए, एक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मैं किसी दुकान पे जा रहा हूं और मैं दुकान पे जाके बोला ना कि जरा 2 को दे देना। क्या बोलूंगा? जरा 2 को दे देना। तो कहेगा क्या दे देना? तो मैंने कहा लाल दे देना, एगो लाल एगो काला दे देना। फिर कंफ्यूजन में पड़ेगा, फिर कहेगा क्या दे देंगे 2 को, क्या दे दें लाल काला? तो मैं कहूंगा थोड़ा सस्ता दे देना, तब वो क्यों मार के भगाएगा। कारण क्या है कि मैंने उसको संख्या बता दिया, मैंने उसको मात्रा बता दिया, मैंने उसको गुण बता दिया, लेकिन मैंने ये बताया नहीं कि मुझे चाहिए क्या। मैंने कहा कलम भाई साहब, तो कहे तो उसको समझ में आएगा ना कि मुझे 2 क्या चाहिए? कलम चाहिए। दोनों कलम कैसे चाहिए? एक लाल एक काला। और कितना कैसा होना चाहिए? मैंने मूल्य में कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन जब तक मैंने कलम नहीं बोला था, क्या इन तीनों शब्दों का कोई मतलब था? तो गुण बताने वाले शब्द तब तक महत्वहीन रहते हैं जब तक जिसका गुण बताया जा रहा है उसकी चर्चा ना की जाए। समझ में आई बात? तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? नाउन के लिए। तो जब वाक्य में नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो जरूरत पड़ने पर एडजेक्टिव भी उसी के साथ वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आई बात? तो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा हो गई। अभी 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशंस 2 नाउन्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद डील करेंगे, सब बताएंगे आप लोग को। या भोजपुरी वाला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बढ़िया से समझाया है, अगर आप लोगों को देखना हो तो वो देख सकते हैं, ठीक है। वो जानबूझ के मैं कर रहा हूँ थोड़ा यूनिक काम, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे मैंने देखा कहीं भी भोजपुरी में किसी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। मैंने कहा कुछ नया काम किया जाए। उसके बाद कंजंक्शन, जब 2 वाक्य होते हैं तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, और जहां 2 नाउन्स को कनेक्ट करना होता है वहां पे प्रीपोजिशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सिंगल सेंटेंस की बात हो रही है, इसलिए कंजंक्शन का कोई काम नहीं है। और प्रीपोजिशन तब आएगा जैसे मान लीजिए मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज, तो वन को और बॉयज को कनेक्ट करना था तो मैंने क्या लगाया? ऑफ लगाया। तो जहां नाउन प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होगा तो वहीं पे प्रीपोजिशन का काम होगा। जहां सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट होगा वहां कंजंक्शन का काम होगा। और इंटरजेक्शन एक एक्सप्रेशन है, भाव। क्या है? भाव है। अचानक आपके साथ कोई घटना घट जाए, मान लीजिए अचानक से कोई चीज आपको काट ले या कोई चीज चुभ जाए, तो आपके में क्या आएगा? कुछ भाव आएगा। अचानक से आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए या कोई बुरी खबर मिल जाए तो आपके चेहरे पे और आपके दिमाग में कोई ना कोई भाव आएगा। ये भाव हम लोग अंग्रेजी में किससे दर्शाते हैं? इंटरजेक्शन से। समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं मैनर, प्लेस और टाइम की। यदि किसी सेंटेंस में काम करने का तरीका बताया गया है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। ज्यादातर ऐसे शब्दों में LY लगा होता है। क्या लगा होता है? स्लो से स्लोली, स्लो से स्लोली, क्विक से क्विकली। ध्यान रखिएगा, फास्ट से फास्टली नहीं होता है। फास्टली नाम का कोई शब्द नहीं है, फास्ट शब्द है, ठीक है। ये सब बाद में बताएंगे। तो स्लो से स्लोली, और क्विक से क्विकली, साइलेंट से साइलेंटली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली,
अच्छा, दिस रूम इज ब्यूटीफुल, यह रूम कैसा है, सुंदर है। तो रूम नाउन है ना, इसके लिए मैंने क्या यूज किया, लेकिन मैंने कहा तुमने इस रूम को सुंदरता पूर्वक सजाया है। यू हैव डेकोरेटेड दिस रूम ब्यूटीफुली, यू हैव डेकोरेटेड दिस रूम। समझ में आई बात? तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, काम करने का तरीका। दूसरा प्लेस। अच्छा, अभी हम लोग क्लासरूम में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्लासरूम में। मैं कहूँगा मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो काम करने का स्थान, ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एक आखिरी टाइम। जब भी हम लोग काम करते हैं या काम कोई होता है तो उसका कोई ना कोई समय होता है ना, वो 1 घंटा पहले चला गया, तो कब चला गया, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो कब पढ़ रहे हैं, अभी। तुम सोमवार को मेरे पास आना, या वह मेरे पास हर सोमवार को आता है, कब आता है, सोमवार को। समझ में ये बात? मैं साल में 1 बार दिल्ली जाता हूं, ठीक। तो जब भी टाइम की बात करेंगे, टाइम में कभी कभी फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाता है, ये भी बताएंगे। एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताएंगे। फिलहाल इतना समझो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि काम को कितने इंटरवल के बाद दोहराया जाता है। समझ में आई बात? तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, 2। इसके बाद मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। मैनर को एम से, प्लेस को पी से, टाइम को सी से। अभी तक बहुत सारे लोगों को जो बताया जाता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या खूब खुश हुआ तो बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन इन अदर वर्ड्स में आता क्या क्या है, ऑब्जेक्ट आता है, मैनर आता है, प्लेस आता है, टाइम आता है, ठीक। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी मैंने इसके पीछे पढ़ा दिया, यह हो सकता है कि अभी कल परसों हमको और लोग ज्वाइन करें क्लास में, तो जिनको भी रिपीट करना है वो जाके यूट्यूब चैनल खोलें। यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मेरे चैनल का नाम क्या है जी, इंग्लिश जंक्शन बाय सर। पूरा ऐसे EJ बना होगा, लोगो ऐसे गोल में EJ, ठीक है, और नीचे लिखा होगा इंग्लिश जंक्शन, इसी में, ठीक। बहुत सारे लोग इसमें से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो देख लेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले के बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो भी 3-4-5 दिनों के वीडियोज होंगे उसको आप देखिए, इसके पहले भी वीडियोज है उसको भी देखिए, तो आपका सारा कंफ्यूजन, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत, इस पे हम लोग कल क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पहचानेंगे और कैसे ये तय करेंगे क्या लगे। उसके पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक बता दूंगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होता है, और तब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई प्रॉब्लम? इतना तो समझ में आ गया ना आप लोग? ठीक है, कुछ छूट रहा है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज